तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। मैं आप सबका वेलकम करता हूँ इस एचपीएलएलबी एंट्रेंस एग्जाम लाइव क्लासेस की इस फर्स्ट लेक्चर में। आज हम बेसिक पैटर्न को डिस्कस करेंगे कि क्या पैटर्न है इस एंट्रेंस एग्जाम का। किस तरीके से क्वेश्चन इस एंट्रेंस एग्जाम के अंदर आते हैं, कितनी सीट्स एलएलबी के अंदर है। तो ये सारी बातें मैं आज इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करूंगा। कहीं भी अगर मेरी आवाज आप तक नहीं आ रही होगी तो मुझे आप बता सकते हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, इम्पोर्टेंट पैटर्न के रिगार्डिंग तो मैंने बहुत सारे लेक्चर्स वीडियोस पहले भी बनाई हैं। ये 2024 यहाँ पे हो गया, 2025 आप यहाँ पे कर लेना। इसमें जब हम पैटर्न की बात करते हैं, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं या फिर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की बात करते हैं, हम आज बेसिकली इसी को डिस्कस करेंगे। पहला लेक्चर आज आपका है, तो आज थोड़ा सॉफ्ट लेक्चर रखेंगे, क्योंकि कल से जो बेसिकली जो कंफ्यूजन आपका है वो उसकी क्लासेस कल से शुरू हो जाएंगी। वहां पे हम डिटेल वाइज हर टॉपिक को, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहीं से क्वेश्चन मेनली आपके आते हैं, तो हम उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे पैटर्न को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जब हम पैटर्न की बात करते हैं तो वहां पे उससे पहले सीट्स आती है। सीट्स में बाद में डिस्कस करता हूँ। पैटर्न आपका 100 मार्क्स का आपका ये एंट्रेंस एग्जाम आता है, और बेसिकली 3 पार्ट में आपका डिवाइड होता है। पहला आपका कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जहां से 40 क्वेश्चन इस एंट्रेंस एग्जाम के अंदर आते हैं। दूसरा आपका इंग्लिश है, जहां से 30 क्वेश्चन आते हैं। तीसरा आपका जीके होता है, जहां से 30 क्वेश्चन आते हैं। तो टोटल मिला के ये 100 क्वेश्चन यहाँ पे हो जाते हैं। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। हालांकि अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो इशू नहीं की गई है एचपीयू की तरफ से, जहां पे एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में प्रॉपर डिटेल वहां पे दी गई हो। लेकिन आज तक जो भी इस एंट्रेंस एग्जाम के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं हुई है। जब मैं कंफ्यूजन की बात करता हूं तो अब डिपेंड ये करता है कि आपने कौन सा टॉपिक किस तरीके से पढ़ा है। वो टॉपिक भी हम बाद में डिस्कस करेंगे इस एंट्रेंस एग्जाम के अंदर, कि क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट रहते हैं, कहाँ कहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो इस एंट्रेंस एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। रही बात इंग्लिश की, तो कंस्टिट्यूशन को तो हम इन क्लासेस के अंदर डिस्कस करेंगे। इंग्लिश की बात रही तो इंग्लिश आपका सिर्फ ग्रामर यहाँ पे आता है। जो आपने ग्रामर 10th तक या 12th तक पढ़ा होता है, वही ग्रामर आपका इस एंट्रेंस एग्जाम के अंदर आता है। तो बेसिकली ग्रामर आप जो है वो खुद पढ़ सकते हैं। मैंने सबको टेस्ट सीरीज भी दी है, जहां पे 300 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज है, वहां पे मैंने ग्रामर को भी ऐड किया गया है। तो उस वहां से भी आप हिंट लगा सकते हैं कि भाई किस तरीके क्वेश्चन इंग्लिश के इस एंट्रेंस एग्जाम के अंदर आते हैं। और दूसरी बात, जो मैंने यहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर भी सेंड किए हैं 5 सालों के, तो वहां से भी कुछ आइडिया आपको हो जाएगा। क्वेश्चन के अंदर रिपीट भी होते हैं, इंग्लिश के अंदर में रिपीट होते क्वेश्चन बहुत कम देखे हैं, लेकिन आपको आइडिया वहां से हो जाएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से इस एंट्रेंस एग्जाम के अंदर आते हैं। और लास्ट में बात आती है जीके की। अब जीके जो आपका पार्ट होता है, हमेशा स्कोरिंग पार्ट होता है, क्योंकि जितना अच्छा स्कोर आप इस एंट्रेंस एग्जाम के अंदर करेंगे, उतनी आपकी अच्छी मेरिट बनेगी और एडमिशन के चांसेस उतने ज्यादा बन जाते हैं। चाहे वो आपका एचपीयू का लॉ डिपार्टमेंट है या फिर आपका जो रीजनल सेंटर धर्मशाला में है, क्योंकि वहां पे भी इसी एंट्रेंस एग्जाम के अंदर बेसिस के ऊपर आपकी वहां पर एडमिशन होती है। तो जब हम जीके की बात यहाँ पे करते हैं, तो जीके में मेनली जो अगर हम लास्ट ईयर 3-4 सालों के क्वेश्चन पेपर देखें, तो वहां पे ज्यादातर क्वेश्चन आपके जनरल साइंस से आए हैं। जब मैं जीके की बात यहाँ पे कर दूं, इनकी क्लासेस भी मैं लूंगा। 1 या 2 क्लासेस में हम जीके को डिस्कस करेंगे, लेकिन साथ में आपको जो पीडीएफ नोट्स हैं वो भी मैं आपको दे दूंगा। चाहे वो नेशनल करंट अफेयर है, या फिर जो आपके जनरल साइंस है, या फिर आपके जो एचपी के करंट अफेयर हैं, तो वो डिस्कस मैं इस लेक्चर्स के अंदर जो है वो करेंगे। और साथ में आपको जो पीडीएफ नोट्स हैं वो भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो जीके के अंदर मेनली जनरल साइंस से क्वेश्चन पूछे गए हैं। 8 से 10 क्वेश्चन जो है वो, अगर मैं प्रीवियस 4 से 5 4 सालों की बात करूं क्वेश्चन पेपर्स की, तो जनरल साइंस से बड़े क्वेश्चन पूछे गए हैं। जब मैंने ये एंट्रेंस एग्जाम दिया था, तब वहां पे जो है वो जनरल साइंस से क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, मेनली करंट अफेयर फोकस होता था। लेकिन अब जब पैटर्न चेंज इन्होंने किया है डिपार्टमेंट ऑफ लॉ ने, तो जनरल साइंस से 8 से 10 क्वेश्चन आए हैं। करंट अफेयर से मेनली 2 से 3 क्वेश्चन इस एंट्रेंस एग्जाम के अंदर आते हैं। बाद में कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चन भी आपको आए हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता है, वहां से मेनली इस जीके पार्ट के अंदर भी क्वेश्चन जो है वो आ जाते हैं। तो ये आपका पैटर्न रहता है जीके का। तो जीके आपका हमेशा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। कोई भी आपको कंफर्म नहीं बता सकता है कि ये जीके के अंदर कोई इस यहाँ से क्वेश्चन आएगा, वहां से क्वेश्चन आएगा, या फिर ये क्वेश्चन आता है, क्योंकि इसका कुछ पता नहीं होता है कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा। आपको कंप्लीट पढ़ना होता है। जब आप इस एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करें, तो आपको फोकस वहां पे करना है कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, क्योंकि आपको वहां पे एक सेट सिलेबस होता है कॉन्स्टिट्यूशन का कि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं।
जो कौन-कौन से टॉपिक्स है, जब हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे आने वाला टाइम में, तो वहाँ से आपको ये कन्फर्म हो जाएगा कि अच्छा यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और यहाँ से इतने क्वेश्चन मेरे से पूछे गए हैं और यहाँ से इतने क्वेश्चन आ सकते हैं। तो वो आपको वहीं से जो है वो सारी बातें वहाँ पे पता लग जाएँगी, मैंने कौन से टॉपिक को कितना डिटेल में डिस्कस करना है, कितना डिटेल में मैंने पढ़ना है। क्योंकि टॉपिक देख के पता लग जाता है कि कहाँ से कितने क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये बेसिकली आपका ये पूरा पैटर्न रहता है इस एंट्रेंस एग्ज़ाम का। कॉन्स्टिट्यूशन 30-40 मार्क्स, इंग्लिश 30 और जीके आपके 30 मार्क्स होते हैं। जो जिन्होंने क्लास को लेट जॉइन किया है, वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स में जो है वो इस लेक्चर को स्टार्टिंग से देख सकते हैं, वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं, पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगी। अब मैं डिस्कस करता हूँ सीट्स के बारे में। देखिए, अगर 2025 की मैं बात करूँ इस एंट्रेंस एग्ज़ाम की, तो अभी तक ऑफिशियल कोई नोटिफ़िकेशन इश्यू नहीं की गई है एचपीयू की तरफ से कि कितनी सीट्स हैं और कितनी सब्सिडाइज़्ड हैं, कितनी नॉन सब्सिडाइज़्ड हैं। लेकिन मैं 2024 की मैं लेके आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि टोटल सीट्स जो हैं वो 180 सीट्स हैं यहाँ पे। अब मुझे लगता है कि इस बार भी कोई चेंज यहाँ पे नहीं होगा, और अगर कोई चेंज होगा, तो मैं आपको बता दूँगा। जो सब्सिडाइज़्ड सीट्स आपकी 170 होती हैं और जो नॉन सब्सिडाइज़्ड है वो 10 सीट्स हैं। अब इनमें फ़र्क क्या होता है? देखिए, अब एंट्रेंस एग्ज़ाम में स्कोरिंग में आपका ये यही फ़र्क यहाँ पे होता है कि जो आपकी सब्सिडाइज़्ड सीट्स वहाँ पे होती है डिपार्टमेंट ऑफ लॉ में, तो वहाँ पे आपकी फ़ीस कम लगती है, ठीक है? अगर जो आपके 170 सीट्स है वहाँ फ़ीस कम लगती है, और जो नॉन सब्सिडाइज़्ड हैं 10 सीट्स यहाँ पे हैं, तो इनकी मेरिट अलग से बनती है और यहाँ पे आपकी फ़ीस ज़्यादा लगती है। यहाँ पे 50,000 फीस आपको ज़्यादा पे करनी होती है, तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। तो जितना अच्छा आप स्कोर करेंगे, इतना अच्छा प्रिपरेशन इस एंट्रेंस एग्ज़ाम की करेंगे, तो उतनी अच्छी आपकी मेरिट बनेगी और आपकी जो एडमिशन है वो जो है वो सब्सिडाइज़ में हो जाएगी। जब आप फॉर्म भरेंगे, वहाँ पे आपके पास ऑप्शन होते हैं, सब्सिडाइज़ भी ऑप्शन होता है और नॉन भी ऑप्शन होता है। तो वहाँ पे आपको दोनों ऑप्शन पे क्लिक आप कर सकते हैं, दोनों में से किसी में भी एडमिशन आपकी हो सकती है। या फिर आप वहाँ पे जो है वो सब्सिडाइज़ में भी क्लिक कर सकते हैं कि मुझे जो है वो इस पार्ट में एडमिशन चाहिए। तो ये आपकी जो है वो सीट का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे होता है। हालाँकि 2025 नोटिफ़िकेशन अभी इश्यू नहीं हुई है, तो बेसिकली सीट डिस्ट्रीब्यूशन आपका यही रहता है। कुछ चेंज होगा तो आपको पता लग जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे जो है वो ये बात हम यहाँ पे करेंगे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की अ, एडमिशन के लिए और हॉस्टल के लिए। अब यहाँ पे ये बड़ा इम्पोर्टेंट यहाँ पे रहता है, एडमिशन के लिए भी यहाँ बड़ा इम्पोर्टेंट रहता है। देखिए, एडमिशन तो आपकी यहाँ पे 40 पे भी हो जाती है, 45 पे, 50 पे भी हो जाती है। लेकिन ये कन्फर्म नहीं होता है कि 50 से पीछे भी आपकी जो काउंसलिंग है वो जाएगी, एडमिशन आपकी वहाँ पे हो पाएगी। अगर मैं एडमिशन की यहाँ पे बात करूँ तो 50 से 60 मार्क्स के बीच में आपकी एडमिशन जो है वो इस डिपार्टमेंट के अंदर हो जाती है। जब मैं धर्मशाला की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे भी मेनली यही पैटर्न वहाँ फॉलो होता है, क्योंकि जो सीट फिल अप होने से रह जाती है या सीट जो बच्चे रह जाते हैं डिपार्टमेंट एचपीयू के, वो बात वहाँ पे भी एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पे जो धर्मशाला के नज़दीक के बच्चे होते हैं, वो मेनली जो धर्मशाला के अंदर आपका रीजनल सेंटर है, वहाँ पे एडमिशन लेते हैं। तो दोनों के अंदर इतना ही आपका जो है वो ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहता है एडमिशन का भी, 50 से 60 मार्क्स के बीच में। हालाँकि इससे कम भी हुआ है, मतलब 45 तक भी जो है वो वहाँ पे आपके जो मार्क्स हैं उस बेसिस के ऊपर एडमिशन हुई है डिपार्टमेंट ऑफ लॉ के अंदर। हालाँकि यहाँ पे कैटेगरी वाइज़ भी जो है वो अलग से लिस्ट बनती है। जो आपका जनरल है वो आपका 50 टू 55 तक एडमिशन हो जाती है। अगर मैं एससी-एसटी की बात करूँ तो आपका 45-50 के बीच में आपकी वहाँ पे एडमिशन जो है वो हो जाती हैं। तो ये आपका एडमिशन के लिए डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। अब बात आती है हॉस्टल के लिए। अब देखो, एक चीज़ आपको यहाँ पे समझनी है गर्ल्स और बॉयज़ को, कि यहाँ पे सबको हॉस्टल नहीं मिलते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरी एडमिशन एचपीयू के अंदर हो जाएगी और मुझे हॉस्टल वहाँ पे मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। हॉस्टल वहाँ पे सबको नहीं मिलते, मेरिट बेसिस पे यहाँ पे वो आपको हॉस्टल मिलते हैं, और खासकर लड़कों को और दिक्कत है, क्योंकि लड़कों को सबको हॉस्टल नहीं मिलते हैं। मैंने यहाँ पे भी ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किया है, बॉयज़ के लिए भी 70 टू 75 मार्क्स। अब ये डिपेंड करता है मेरिट पे, कि अगर आपकी मेरिट जो है वो अबव 80 जाती है, अबव 85 जाती है, तो फिर हॉस्टल आपके 75 से कम को मिलते ही नहीं है। अ, अगर मैं लड़कों की बात करूँ तो मेनली आपको यहाँ पे 8 से 10 बच्चों को हॉस्टल मिलते हैं लॉ से, अगर आपकी मेरिट हाई जाती है। तो इतना कंपटीशन हॉस्टल के लिए है, और रूम बहुत महँगे मिलते हैं एचपीयू के अंदर। ये बात भी आपको यहाँ पे समझनी है। अगर मैं गर्ल्स की बात करूँ, तो गर्ल्स को 50-55 मार्क्स तक हॉस्टल मिल जाते हैं, क्योंकि हॉस्टल गर्ल्स हॉस्टल ज़्यादा हैं।
और 7 से 8 हॉस्टल है मेरे ख्याल से गर्ल्स के, तो वहाँ पे आपको हॉस्टल मिल जाते हैं। तो ज़्यादा कंपटीशन यहाँ पे बॉयज़ के लिए है कि उनको जो है वो हॉस्टल नहीं मिलते ईज़िली। 8 से 10 बच्चों को हॉस्टल एक सेशन के अंदर मिलते हैं। तो अगर आपको हॉस्टल वहाँ पे चाहिए, आपको अपना खर्चा बचाना है, तो आपको अच्छा स्कोर यहाँ पे करना पड़ेगा और मेरिट बेसिस के ऊपर जो है वो ये हैं हॉस्टल मिलते हैं। तो जितना अच्छा आप स्कोर करेंगे, उतने अच्छे चांसेस आपके बन जाएँगे हॉस्टल मिलने के। क्योंकि अगर आप रूम लेके बाहर रह रहे हैं, तो वहाँ पे आपको दिक्कतें बहुत फेस करनी पड़ती हैं। आपको खाना खुद बनाना पड़ता है, रूम के रेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। तो आपको 3 से 4,000 के नीचे तो कोई रूम मिलेगा नहीं और रूम की कंडीशन भी उतनी अच्छी नहीं होती है। जो आपने अपने अगर कोई आपका पड़ता है एचपी के, तो आप वहाँ से उनसे पूछ सकते हैं कि क्या चीज़ें रहती हैं। तो आपको डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा वहाँ पे हो जाता है कि रूम दूर होते हैं, आपको चलना पड़ता है। तो ये आपको परेशानी वहाँ पे मिल जाती है देखने को, होंगी आपको अगर आपको हॉस्टल वहाँ पे नहीं मिलता है। तो ये सारा डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आपका है, हॉस्टल का भी, एडमिशन का भी और सीट्स का भी। कोई किसी का क्वेश्चन तो नहीं है, तो वो मेरे से पूछ सकता है किसी का कोई क्वेश्चन हो तो। ठीक है। देखिए अब हम यहाँ पे आते हैं। ठीक है, ऐसे इसको हम डिस्कस यहाँ पे कर लेते हैं। मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? तो मैं एक कंफर्म मुझे कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ दिक्कत हुई है इस ऐप में। आ रही है सर आवाज। ठीक है। चलिए, अब हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं इस एंट्रेंस एग्जाम के। ये टॉपिक हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर भी। देखिए, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे आपके जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, 22 पार्ट्स हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन के। वो जो है वो आपको याद होने चाहिए। आप ट्रिक्स भी देख सकते हैं, आपको बहुत सारे ट्रिक्स मिल जाएंगे यूट्यूब पे, उनको याद करने, उनको मेमोराइज करने की। तो पार्ट्स का आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पार्ट क्या है, कौन से आर्टिकल से कौन सा आर्टिकल जो है वो कौन सा पार्ट है, और कौन सा पार्ट क्या बात करता है। ठीक है, वहां पे क्या चीजें बताई गई हैं, पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर आपके शेड्यूल्स हैं, आपके जो वो यहाँ पे शेड्यूल बताए गए हैं, तो वो भी आपको पता होने चाहिए। वहाँ हालांकि इनको हम पूरा डिस्कस करेंगे डिफरेंट लेक्चर्स के अंदर। ठीक है, वहां से भी क्वेश्चन आते हैं, कौन से शेड्यूल को कब ऐड किया गया है, कौन सा शेड्यूल क्या बात करता है, शेड्यूल 5 क्या है, 6 क्या है। तो ये सारी बातें आपको वहां पता होनी चाहिए। इसके बाद प्रियम्बल आपका आता है, प्रियम्बल से 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो हर जो है वो पार्ट के अंदर, हर एग्जाम के अंदर आपके पास यहाँ पे आए हैं। ठीक है, अगर अगर हम हिस्ट्री की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे, इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो क्या है, तो ये भी जो है वो यहाँ से क्वेश्चन इस एंट्रेंस एग्जाम के अंदर आए हैं। एक एक क्वेश्चन यहाँ से आता है। ठीक है, उसके बाद फंडामेंटल राइट है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इस एंट्रेंस एग्जाम का, वहां से 2 से 3 क्वेश्चन इस एंट्रेंस एग्जाम के अंदर आते हैं। आर्टिकल वाइज भी आते हैं, और आप ये भी आपसे पूछ लेते हैं कि भाई कौन सा आर्टिकल क्या बात करता है, या फिर ये फंडामेंटल राइट जो है वो कौन से आर्टिकल के अंदर बताया गया है। इस तरह के क्वेश्चन भी यहाँ से आते हैं। उसके बाद जो आपका फोर्थ पार्ट है यहाँ से, वो आपके यहाँ पे डीपीएसपी है, डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। यहाँ से भी 1 या 2 क्वेश्चन इस एंट्रेंस एग्जाम के अंदर आते हैं, पढ़ेंगे इनको जब क्लासेस होंगी। ठीक है, उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। देखिए, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है आपकी अमेंडमेंट, जो आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, कौन से आर्टिकल के अंदर बताई गई हैं,
उनका कई बार आपको ना पैटर्न आ जाता है कि ये पहली कौन सी है, दूसरी कौन सी है, तीसरी कौन सी, चौथी कौन सी है, या फिर ये ड्यूटी जो है वो कब ऐड की गई है। यहाँ पे कुछ अमेंडमेंट भी हुई है, वो ड्यूटी कब ऐड की गई है। उसके बाद प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर, चेयरमैन, मतलब प्रेसिडेंट की पावर्स क्या है, कौन से आर्टिकल के अंदर है, ठीक है। क्या उसके पास जो पावर्स हैं, या फिर क्या वो उसके पास जो है वो कौन कौन से राइट्स हैं, ठीक है, कौन कौन से उसको प्रिविलेज मिलते हैं। उसी तरह वाइस प्रेसिडेंट है, फिर लोकसभा का स्पीकर है, डिप्टी स्पीकर है, फिर राज्यसभा का चेयरमैन है, डिप्टी चेयरमैन है। तो ये भी बातें जो है वो ये भी यहाँ से ये भी बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आता है, ठीक है, कितने हाई कोर्ट हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की सिटिंग कहाँ पे है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर कितने जजेस हैं, उन जजेस की पावर क्या है, ठीक है, उनको कैसे हम इम्पीच कर सकते हैं, कौन से आर्टिकल के अंदर बताई गई हैं, ठीक है। यहाँ से जो मेनली क्वेश्चन आपके पास आते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से, वो जनरली पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के थ्रू क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा यहाँ पे होता है कि जो आपके जो है वो यहाँ पे क्वेश्चंस आपके पास यहाँ पे आते हैं कि हाई कोर्ट की जुरिडिक्शन क्या है, हाई कोर्ट के पास पावर्स क्या है, या सुप्रीम कोर्ट के पास क्या पावर्स है, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। उसके बाद आपके पास यहाँ पे अमेंडमेंट प्रोसीजर आता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अमेंडमेंट किस तरीके से इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर होती है, ठीक है। दूसरा आपका इमरजेंसी है, ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। यूनियन स्टेट लेजिस्लेचर है, आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज है, फिर आपका स्पेशल प्रोविजन सर्टेन क्लासेस है, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके कॉन्स्टिट्यूशन का है। और पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज है, ठीक है। यहाँ पे अमेंडमेंट जब हम इन टॉपिक्स की बात आपके पास यहाँ पे कर रहे हैं, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। हालांकि हम पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही डिस्कस करेंगे, लेकिन हम जो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अब मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं, इनको हम अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे, ताकि कोई क्वेश्चन यहाँ से छूटे ना, ठीक है। आपको अमेंडमेंट भी यहाँ पे पढ़नी पड़ेगी कि कौन से सेक्शन, कौन से आर्टिकल्स को ये चीजें कैसे कैसे जो है वो ऐड किया गया है, या फिर कितना हम टॉपिक को पढ़ेंगे। तो ये आपका मेनली कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे होते हैं, ठीक है। ये आपको यहाँ पे पढ़ना है। अब इसके बाद जो है वो हम यहाँ पे इंग्लिश, जो मैंने आपको बताया कि इंग्लिश आपको खुद पढ़नी है, ठीक है। हालांकि कोई दिक्कत आपको इंग्लिश के अंदर भी आएगी, तो हम एक लेक्चर जो है वो इंग्लिश का भी ले सकते हैं आफ्टर, ठीक है, जो आपका ये कॉन्स्टिट्यूशन और जीके खत्म होने के बाद। क्योंकि 9 जून को आपका जो है वो एंट्रेंस एग्जाम है, तो हम ये कोशिश करेंगे कि मई मिड तक हम जो है वो सिलेबस पूरा कंप्लीट कर ले, ताकि उसके बाद कोई आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज बची हैं आपकी, तो हम उनको वहां पे सॉल्व करें। तो मई मिड तक जो है वो हम इन क्लासेस को जो है वो खत्म कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद जो आपके डाउट्स क्लासेस होंगी, या फिर कुछ और आपको पूछना है, तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, या फिर आप मुझे कॉल लंच के बाद कर सकते हैं, क्योंकि लंच से पहले मैं कोर्ट में बिजी होता हूँ, तो वहां पे जो है वो मैं आपका फोन पिकअप नहीं कर सकता। उसके बाद हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जनरल नॉलेज की, ठीक है। अब जीके का मैंने पहले आपको बताया कि कोई सेट सिलेबस नहीं होता है कि भाई ये सिलेबस जीके का और यहीं से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली अगर मैं प्रीवियस 4 to 5 years की बात करूँ इन क्वेश्चन की, पेपर्स की, तो वहां जनरल साइंस से 7 से 8 क्वेश्चन आपके पास आए हैं, ठीक है। और एक बार 10 क्वेश्चन भी सेंट्रल एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जनरल साइंस का। इनकी मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। आपको पीडीएफ मिल जाएगी जनरल साइंस की, लेकिन आपको खुद भी पढ़नी है। हो सकता है कि मेरे से कोई क्वेश्चन छूट जाए, आपको कोई क्वेश्चन नया क्वेश्चन मिल जाए, तो वो 100 क्वेश्चन मैं आपको जनरल साइंस के प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। क्लासेस भी लूंगा मैं जनरल साइंस की, वहां पे पहले हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हिमाचल जीके से भी 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो आपके इस एंट्रेंस एग्जाम के अंदर आ जाते हैं। हिमाचल जीके आपको खुद पढ़ना है, ठीक है। जो एक छोटी बुकलेट मिलती है, वो कोई भी आप उठा लें, या फिर यूट्यूब आप खोल लें, वहां से कोई टेम्पल्स का जो है वो आप यहाँ पे देख लें जीके का। हालांकि जब मैं जीके के ऊपर क्लासेस लूंगा, वहां पे टॉपिक वाइज मैं आपको बता दूंगा कि हिमाचल जीके से कितने क्वेश्चन आते हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। एक चीज आपको यहाँ पे समझनी है कि हिमाचल, जब हम जीके की बात यहाँ पे कर रहे हैं, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पता होना चाहिए कि हिमाचल बना कब, ठीक है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट कब ऐड हुआ, हिमाचल में लॉ कौन सा कब पास हुआ, ठीक है। कुछ करंट अफेयर्स भी यहाँ पे आ सकते हैं हिमाचल के रिगार्डिंग, तो वो आपको पढ़ लेने हैं। हम भी क्लासेस में उनको डिस्कस करेंगे। इसके बाद जियोग्राफी है, यहाँ से भी क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं सेंटेंस एग्जाम के अंदर, ठीक है। हिस्ट्री है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स, यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो नेशनल लेवल की है, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल की है। अपॉइंटमेंट्स आपको पढ़नी है, ये हम क्लासेस में भी डिस्कस करेंगे अपॉइंटमेंट्स के रिगार्डिंग। और करंट अफेयर, अब देखिए करंट अफेयर मेनली 2 से 3 क्वेश्चन ही आते हैं,
जब मैंने एंट्रेंस एग्जाम दिया था वहां पे फोकस किया गया था इस एंट्रेंस एग्जाम के अंदर करंट अफेयर्स पे। आप करंट अफेयर बहुत कम पूछते हैं डिपार्टमेंट वाले, तो 2 से 3 क्वेश्चन इस करंट अफेयर के अंदर आते हैं, लेकिन आपको पढ़ने हैं। आपको पीडीएफ नोट्स भी करंट अफेयर्स के मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये सारा चीजें यहाँ पे है कि क्या आपका सिलेबस रहता है और कितने कौन-कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं इस एंट्रेंस एग्जाम के अंदर। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, तो आपको जो है वो क्या-क्या चीज़ें कैसे तैयारी करनी है। देखिए, अपना आप एक पैटर्न बनाइए कि मैं जब आप क्लासेस में जॉइन कर रहे हैं, ठीक है? ये जो पीडीएफ आपको यहाँ मिल रही है, आपको मिल जाएगी, रिकॉर्डेड लेक्चर्स में मिल जाएगा। अभी कोई नोट्स मत बनाइए आप, क्योंकि जब मैं बोलूँगा, आप कॉपी पेंसिल साथ रखिए। जब मैं बोलूँगा कि हाँ, इस पॉइंट को आप लिख लीजिए, आपको वो पॉइंट लिखना है, ताकि क्योंकि पीडीएफ आपको बेसिकली मिल जाएगी क्लासेस खत्म होने के बाद। अगर आपको ऐप में पीडीएफ नहीं मिलती, आप ग्रुप में मैसेज कर दीजिए, मैं वहाँ पे इस पीडीएफ को सेंड कर दूँगा। ठीक है? तो ये आपको वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है? और दूसरी बात, जब आपकी क्लास खत्म होने के बाद आप इस क्लास को एक बार रिवीजन कर लीजिए। उसके बाद आप एक आपका टाइम शेड्यूल बनाइए कि मुझे सुबह अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहा हूँ, तो मुझे जीके कब पढ़ना है या फिर मुझे इंग्लिश कब पढ़नी है। एक प्रॉपर टाइम शेड्यूल आपका बन जाएगा, उस टाइम शेड्यूल को आप फॉलो करिए और उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप चीज़ें करेंगे, तो जितना जल्दी आप उन चीज़ों को ग्रैब करेंगे, उतना जल्दी आपके लिए हो जाएगा कि आप इस एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप अच्छे से कर रहे हैं। ठीक है? तो ये चीज़ें आपकी, ये सिलेबस आपका यहाँ पे है, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, हॉस्टल के रिगार्डिंग भी, आपके एडमिशन के रिगार्डिंग भी, या फिर कितनी सीट्स हैं, ये हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया है। जब ऑफिशियल नोटिफ़िकेशन जो है वो इश्यू होगी इस एंट्रेंस एग्ज़ाम की, तो वो आपको मैं बता दूँगा, पीडीएफ आपको ग्रुप में शेयर कर दूँगा। इंग्लिश कहाँ-कहाँ से आएँगे? देखिए, इंग्लिश का देखिए, जब मैं इंग्लिश की बात यहाँ पे कर रहा हूँ, इंग्लिश का क्वेश्चन में, इंग्लिश आपकी बेसिकली ग्रामर से आती है, मतलब बेसिक ग्रामर होता है वही फॉलो होता है। अगर आपको वो भी टॉपिक्स चाहिए, तो मैं आपको ग्रुप में वो टॉपिक्स बना के सेंड कर दूँगा कि इंग्लिश में कौन-कौन से टॉपिक्स इम्पोर्टेंट है। जैसे इंग्लिश में आपके टेंसेस तो नहीं आते हैं, वॉइसेस आती हैं, नरेशंस आती हैं, या फिर जो एंटोनिम्स होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और उसके बाद जो आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, करेक्ट वर्ड स्पेल स्पेल से क्वेश्चन आते हैं। तो ये बेसिक जो ग्रामर आपका होता है, जो आप 10th तक पढ़ते हैं, वहीं से इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के अंदर जो है वो क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है? तो ये आपका पूरा पैटर्न रहता है इस एंट्रेंस एग्ज़ाम का। बाकी कोई और किसी का क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकता है। ठीक है, तो ये पूरा एग्ज़ाम पैटर्न है इस एंट्रेंस एग्ज़ाम का। और इनको हम जो है वो आगे क्लासेस में डिस्कस करेंगे। आज हम सिर्फ़ इतना ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने इस पैटर्न को ही डिस्कस किया है इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के, क्योंकि इसको समझना बड़ा इम्पोर्टेंट है कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। तो कल मॉर्निंग हम सुबह 7 बजे कंस्टिट्यूशन स्टार्ट करेंगे और डेली आपका 1 घंटे का लेक्चर होगा, जहाँ पे हम डेली एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है? कि ताकि आपको उसके पीडीएफ नोट्स मिल जाए, कोई क्वेश्चंस आप क्वेरीज़ आपकी, उनको हम बाद में जो है वो सॉल्व वहाँ पे करेंगे। ठीक है? तो एक बार फिर से मैं आपको कोई किसी का क्वेश्चन है इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेके, तो वो पूछ सकता है। ठीक है? नहीं तो हम लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं। कुछ 2 बच्चे लेट जॉइन किए हैं, तो उनका कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ रिपीट करनी है, तो वो हम बता सकते हैं। थैंक यू। तो चलिए, कोई किसी का क्वेश्चन नहीं है, तो इस लेक्चर को जो है वो हम यहीं खत्म करते हैं। कल सुबह मॉर्निंग 7 बजे आपका लेक्चर होगा, वहाँ पे हम कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करेंगे ब्रीफली। ठीक है? तो वहाँ से हम आपकी क्वेरीज़ लेना शुरू करेंगे। तो ठीक है, यही था इस क्लास के अंदर। थैंक यू।